नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के जो सवाल हैं उनका सॉल्यूशन हम ला रहे हैं। इन्हीं सवालों के साथ आप सब देखेंगे कि हमने पहले 40 से 45 अपनी 44 क्लास पहले हो चुकी है और 45वीं क्लास ये होगी। हमने देखा किस टाइप के सवाल आ रहे हैं। आप लोग भी रेगुलर चैनल से जुड़े हुए हैं तो आपने भी प्रत्येक क्लास को देखा होगा। अगर देखा तो आपको भी पता चल गया होगा कि रेलवे में किस टाइप के सवाल आ रहे हैं और उनका लेवल किस हिसाब तक का है। कुछ सवाल बहुत इजी बन रहे हैं, कुछ एक सवाल मैं तो कहता हूँ अगर 40 या 45 सवाल जो बन रहे हैं 40 सवाल में से देखा जाए तो 4 या 5 सवाल टफ आ रहे हैं, बाकी सब सवाल इजी बन रहे हैं। आप 30 सेकंड में सवाल को सोल्व कर सकते हो। इसी में देखते हैं, देखो सवाल ये आ रहा है कि माँ ने अपने बच्चे जो अरविंद, बीनू और चित्रा 3 बच्चे हैं उनको उसने रुपए दिए और उन रुपयों का अनुपात है 2:3:4 का अनुपात है। कह रहे हैं कि बीनू को अगर 51 रुपये प्राप्त हुए तो चित्रा और अरविंद को प्राप्त धनराशि कितनी थी। मैंने आपसे पहले भी कहा अनुपात वाले सवाल में हमें देखना है कि कौन से अनुपात की वैल्यू दे रखी है। मैंने आपको पूर्णतः समझाया कि अगर कुल अनुपात की वैल्यू दे रखी है तो हमें उन पूरे अनुपातों को जोड़ना है। अगर किसी एक अनुपात की वैल्यू दे रखी हो तो हमें उस अनुपात के बराबर में उस वैल्यू को रख देना है। वहाँ से हमें 1 का मान निकालना है और जब 1 का मान निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे, जो हमें ज़रूरत होगी उससे हम गुणा कर देंगे और हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। आप सबने देखा भी हो, यहाँ पर कह रहा है कि बीनू को 51 रुपये प्राप्त हुए। मुझे पता चल गया कि बीनू को रुपए कितने मिले, 51 रुपये मिले। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि अरविंद, बीनू और चित्रा इनका अनुपात है 2:3:4। तो यहाँ से आप देखोगे बीनू का अनुपात कितना है, 3। आप सबको पता चल गया कि 3 का मान 51 है तो यहाँ से 1 का मान क्या, 51/3 = 17। 17 आती है 51, मतलब 1 की वैल्यू क्या आ गई, 17। पूछा है चित्रा और अरविंद का, तो पहले किसका निकालेंगे, चित्रा और अरविंद का पूछा है। तो हमने देखा 1 की वैल्यू कितनी, 17। चित्रा का कितना अनुपात है, 4। तो 1 की वैल्यू 17 तो 4 की वैल्यू कितनी, 4 × 17, 17 चौके 68। तो चित्रा का मान कितना है, चित्रा के पास 68 रुपये मिले। ऑप्शन ट्राई करो, कौन से ऑप्शन में 68 है, तो सी ऑप्शन में 68 मिल रहा है, डी में भी 68 मिल रहा है। मतलब चित्रा का मान अभी सी और डी में दोनों में कन्फ्यूजन है। हम ए और बी को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों, ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। अब देखो आगे, अरविंद की बात की, अरविंद का अनुपात कितना, 2। 1 का मान 17 तो 2 का मान कितना, 2 × 17, 17 दूना 34। तो अरविंद के पास कितने रुपए, 34 रुपये। देखो कौन से अनुपात में 34 है, तो सी में 34 है। तो सी ऑप्शन अपना राइट हो गया। चित्रा के पास 68 रुपये प्राप्त हुए, अरविंद के पास 34 रुपये प्राप्त हुए। यहीं पर अगर कुल रुपए की बात होती कि कुल रुपए कितने थे तो हम क्या करते, इन तीनों का योग। आप देखेंगे 68 + 34 + 51 जोड़ दो, 8 और 4 12 और 1 13, हाथ की 1, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 5 15। तो टोटल रुपए की बात करें तो उनके माताजी के पास 153 रुपये थे। उन्होंने बीनू को दे दिए 51 रुपये, चित्रा को दे दिए 68 रुपये और अरविंद को दे दिए 34 रुपये। अनुपात वाले सवालों में मैंने कहा हमें पहले देखना है कौन से अनुपात की वैल्यू दे रखी है। अगर यहाँ बीनू की दे रखी थी तो बीनू का मान हमने इक्वल टू कर दिया, यहाँ से हमें 1 का मान मिल गया।
1 का मान मिल गया तो फिर हमने देखा कि पूछा है अरविंद और चित्रा का, तो हमने अरविंद के अनुपात से गुणा कर दिया तो 34 मिल गया, चित्रा के अनुपात से गुणा कर दिया तो 68 मिल गया। अगर यहीं पर बात होती कि चित्रा और अरविंद को जो रुपए मिले उनका अनुपात, तो हमें कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करनी थी, जो अनुपात था उन्हीं अनुपात में हम देख लेते। चित्रा का 4, अरविंद का 2, यहाँ से काट देते, 2:1 मिल जाता। ये कौन सा था? चित्रा और अरविंद का अनुपात था। इसी टाइप से आपको ध्यान रखना है ये सब चीज़ें कि अनुपात वाले सवालों में हमें अनुपात के बराबर वैल्यू रखनी है और सवाल में देखना है कि किसका मान दे रखा है। तो मैंने इस सवाल में आपको हर एक चीज़ बता दी है, कुल रुपए बता दिए, निकालना कैसे निकालते हैं, दोनों का अलग अलग रुपए निकाल लिए, 1 का मान निकाल लिया और हमने अनुपात भी निकाल लिया। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि 2 धनात्मक पूर्णांक है और उनका अनुपात है 3:4 और उनका योगफल है 70। तो प्रत्येक अनुपात में क्या जोड़ा जाए कि उनका नया अनुपात 5:6 मिल जाए। पहले हम संख्या प्राप्त करते हैं। देखो, जब संख्या दे रखी है 3:4 तो इनका टोटल कितना? 7। और यहाँ पर क्या दे रखा है कि योग मतलब इन दोनों का योग। इन दोनों का योग हमारे हिसाब से तो आ रहा है 7, लेकिन सवाल कह रहा है योग कितना है? 70। तो यहाँ से 1 की वैल्यू क्या? 10। तो संख्या कौन कौन सी हो गई? 3 को 10 से गुणा करेंगे तो 30, 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40। मतलब नई संख्या हमें पता है कि वो संख्या कौन कौन सी है? 30 और 40। अब कह रहा है कि इसमें कुछ ऐसा जोड़ो कि इनको काटने के बाद जो नया अनुपात मिले वह अनुपात क्या मिले? 5:6 मिले। तो हमें पता है 5:6 मिलना चाहिए। अगर मैं इनमें जोड़ता हूँ, ऑप्शन ए लेते हैं, 10 जोड़ूँ तो ये अनुपात क्या मिलेगा? 40:50। काटो तो 4:5। 5:6 नहीं है तो नहीं होगा। ऑप्शन बी ले लो भाई, 30 में जोड़ा 20 तो 50 और 40 में जोड़ा 20 तो 60। काटने पर 5:6। ऑप्शन बी राइट, मतलब 20 जोड़ना है। 20 जोड़ने के बाद संख्या का अनुपात 5:6 मिल जाएगा। देखो, आप 30 जोड़ोगे तो 30 में 30 जोड़ोगे तो 60 और सी ऑप्शन से 40 में 30 जोड़ोगे तो 70। अनुपात मिला 6:7 का। डी ऑप्शन देखो, 30 में जोड़े 40 तो हो गए 70 और 40 में 40 तो 80। अनुपात आया 7:8 का। तो इन सब का भी देख लिया। यहाँ पर पूछा है 5:6, ऑप्शन हो गया बी राइट। अगर पूछा जाता 4:5 तो हमारा ऑप्शन होता ए राइट। अगर पूछा जाता 6:7 तो ऑप्शन होता सी राइट। और पूछा जाता 7:8 तो ऑप्शन होता डी राइट। ठीक है, लेकिन सवाल ने 5:6 का पूछा है तो उस हिसाब से हमारा बी ऑप्शन क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। बढ़े नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है कि अनिल विनय से 2 गुना सक्षम है। विनय से 2 गुना सक्षम है मतलब विनय अगर 1 दिन में काम करता है तो अनिल करता है आधे दिन में। तो मैं मान लेता हूँ विनय अगर कोई काम 2 दिन में करता है तो अनिल उस काम को कितने दिन में कर देता है भाई? अनिल उस काम को 1 दिन में कर देता है। विनय अनिल है जो विनय से 2 गुना सक्षम है, मतलब अनिल उस काम को डबल स्पीड से करता है। डबल स्पीड से करता है तो हमें कन्फ्यूजन यहाँ नहीं होना है कि विनय तो 2 दिन में कर रहा है और अनिल 1 दिन में। काम की कैपेसिटी फास्ट है, मतलब अनिल 1 दिन में काम कर देगा। विनय धीरे काम करता है तो वो 2 दिन में काम करेगा। अब देखो क्या कह रहा है कि यदि अनिल एक काम को विनय की तुलना में 20 दिन पहले पूरा कर सकता है। अनिल 20 दिन पहले पूरा कर सकता है, मतलब विनय ने वो काम कब किया होगा? अगर विनय को 40 दिन लगेंगे तो अनिल इससे आधे दिन में करेगा, मतलब 20 दिन में करेगा। या हम कहें कि अगर अनिल
यहाँ से आप देखोगे कि अगर अनिल किसी काम को 20 दिन में करता है, यदि अनिल एक काम को विनय की तुलना में 20 दिन पहले पूरा कर सकता है, तो अनिल ने 20 दिन पहले पूरा कर दिया, क्योंकि विनय ले रहा है 40 दिन, अनिल ले रहा है 20 दिन, तो विनय ने एक काम को पूरा कर दिया कितने दिन में? 20 दिन में। अगर अनिल करता है 20 दिन में, विनय करता है 40 दिन में। अब कह रहा है कि दोनों मिलकर इसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। देखो भाई, अगर काम हुआ 20 दिन का, इनकी एफिशिएंसी की बात करोगे या फिर कहते हैं हम कि पूरा काम मैंने निकाला कि पूरा काम है 20 दिन का, अगर आप 20 मानो या 40 मानो, हम क्या माने? अब देखो भाई, 20 काम की बात करें, 20 दिन अनिल 20 दिन काम करता है, मतलब 20 काम करेगा, और विनय जो है उससे 20 दिन ज़्यादा टाइम लेता है, मतलब 40 दिन काम करेगा। अगर विनय 40 दिन काम करता है तो 2 दिन में तो वो एक काम करता है, मतलब 40 दिन में वो कितना काम करेगा? 20 काम करेगा। तो ये दोनों क्या करेंगे? 40 दिन में ये 20 काम करेगा, ये 20 दिन में 20 काम करेगा, टोटल कितना हो रहा है? 40 काम। अब 40 काम अपने पास है और इन दोनों को एक साथ लगा देना है। जब दोनों को एक साथ लगाएंगे तो दोनों मिलके एक दिन में कितना काम कर देंगे? विनय तो करेगा भाई, अनिल तो एक दिन में करेगा 2 काम और ये करेगा 1 काम। क्यों? क्योंकि ये अगर 2 दिन ले रहा है तो 1 दिन का आधा काम, हम डबल मान लेते हैं कि ये 1 दिन में 1 काम करेगा, तो ये कितना काम कर देगा? 2 काम। दोनों मिलके कितना काम करेंगे? 1 दिन में 3 काम। तो 40 पूरा काम है, 1 दिन में ये दोनों मिलके 3 काम कर देंगे। तो 3 काम करने के बाद देखो 13 तिया 39.33 दिन लग जाएंगे उनको किसमें? पूरा काम करने में। तो 13.33 अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो भाई, समय काम वाले में आपको कन्फ्यूजन होता होगा। मैंने हम आपसे कहा कि ये इससे 20 दिन ज़्यादा लेता है, मतलब इसने 40 दिन काम किया है, इसने किया 20 दिन काम। ये 20 दिन में 20 काम कर देगा और ये 20 दिन में 40 काम कर देगा, क्योंकि इनकी एफिशिएंसी अलग अलग है। अब इसके बाद हमने देखा कि दोनों मिलके 20-20 40 काम हो गए। 1 दिन में कितना काम होगा? 3 काम। तो 40 काम को करने में कितना समय लगेगा? 40/3, तो 33.33 दिन लग जाएगा। इसी सवाल को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। हम पहले मान लेते हैं कि विनय ने उस काम को x दिन में पूरा किया। विनय ने x दिन में पूरा किया तो अनिल उससे 10-20 दिन कम ले रहा है, तो अनिल उस काम को x - 20 दिन में करेगा। भाई विनय 10 दिन में x दिन में कर रहा है तो अनिल उससे 20 दिन कम ले रहा है, 20 दिन में करेगा। अब देखो, विनय का काम अनिल के काम की तुलना में हम देखेंगे तो ये होगा 1/20 और इसका है एफिशिएंसी डबल एफिशिएंसी किसकी है? अनिल की। और वो कर कितने में रहा है? x काम। दोनों का हो गया। इनको करेंगे वज्र गुणा। कैसे? देखो ये क्या हो रहा है, आपको कुछ समझ में आया? अनिल कितने दिन में कर रहा है? x - 120 दिन में। इनका उल्टा लेना होता है भाई। विनय 2 दिन में काम करेगा, एफिशिएंसी कम है, मतलब वो 2 दिन लगाएगा और कितना काम x दिन में कर रहा है। और ये अनिल 1 दिन में x - 20, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा? x = मिलेगा 2 × x - 20। काटो तो 2x इधर, 2x - 20, 20 दूने 40। इस 40 को इस तरफ, x को इस तरफ, तो 40 = x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ रही है 40, मतलब विनय कर रहा है 40 दिन के लिए काम, तो अनिल करेगा 20 दिन के लिए काम। मैंने आपको यह अपने शॉर्ट मेथड से सीधा निकाल लिया। हमने देखा कि ये 40 दिन ही कर रहा है, ये 20 दिन कर रहा है, तभी इससे 20 दिन
ये वाली चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसको निकालने के लिए या मेथड अगर हम यूज करते हैं तो इतना बड़ा यूज करना होगा, लेकिन हमें पता है 20 दिन ज़्यादा कर रहा है तो 20 का डबल कर देंगे हम, 40 दिन हो गया, क्योंकि 20 में 20 जोड़ दो, ये 20 दिन करेगा तो ये 40 दिन करेगा। तो ये वाली चीज़ आप समझने के लिए इन्होंने इतना लंबा प्रोसेस लेना होगा हमें, किसमें, जब हम फुल मेथड करेंगे उसमें। अब अपने पास आ गया कि अनिल तो करता है 20 दिन काम और विनय करता है 40 दिन काम। विनय 40 दिन में 20 काम ही करेगा, अनिल 20 दिन में 20 काम करेगा, टोटल हो गए 40 काम। अब 40 तो आपके पास काम है और उन दोनों को लगाना है एक साथ लगाओगे तो अनिल एक दिन में एक काम कर देता है और विनय करता है 2 दिन में एक काम। उनकी एफिशिएंसी हो गई कितनी, ये इसकी एफिशिएंसी आ गई 1/40 और इसकी एफिशिएंसी आ गई 1/20। ये इनका एक दिन का काम आ गया। इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे तो ये इनका एक दिन का काम कितना, 1/40 प्लस 1/20। एक दिन का काम लोगे तो 40, 2 प्लस 1 3/40। ये क्या होता है, एक दिन का काम होता है। और एक दिन के काम को अगर हम उल्टा कर दें, एक दिन के काम का विपरीत करोगे तो कुल दिन मिल जाएंगे आपको, कितने दिन में काम होता है, तो 40/3 और ये 13.33 दिन। क्योंकि ये कब होता है, एक दिन का काम मतलब ये इनकी दोनों की कॉमन एफिशिएंसी आ गई। और कॉमन एफिशिएंसी का उल्टा ही क्या होता है, कुल दिन होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि एक विनय 2 दिन में एक काम करता है, 2 दिन में एक काम करता है, तो इसका उल्टा 1/2 काम करेगा वो एक दिन में। एक दिन का काम कितना, आधा। इसका उल्टा क्या हो गया, इसकी एफिशिएंसी। अगर विनय 5 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में उसका काम कितना, 1/5 काम। मैं कहूँ कि एक दिन का काम 1/5 है तो कितने दिन में करेगा, तो इसका उल्टा कर दो, 5 दिन में वो करेगा। इसी हिसाब से एक दिन का उनका दोनों का काम आया 3/40। एक दिन का काम 3/40 है तो कुल काम को करने में दिन लगेंगे 40/3 और 40/3 तो 33.33 दिन लग जाएंगे, 13.33 दिन। ठीक है। अगला सवाल है कि यदि P416 11 से विभाजित है तो P का न्यूनतम प्राकृतिक मान ज्ञात करना है। 11 से विभाजित होने के लिए सम स्थानों की संख्या का योग माइनस विषम स्थानों की संख्या का योग या तो होना चाहिए 0 या होना चाहिए 11, 22, 33, कुछ ऐसा। इसमें देखेंगे, देखो 6 और 4 10 माइनस में करना है 1 प्लस P। आप देखोगे ये या तो होना चाहिए 0 या होना चाहिए 11। संख्या क्या होगी, देखो 10 से -1 माइनस P इक्वल टू 0 या 11 या 22। 1 माइनस करेंगे तो 9 माइनस P इक्वल टू 0 या 11 या 22। निकालो, देखो P का मान, P को इस तरफ भेजेंगे तो 9 इक्वल टू P होगा या होगा आप 11 मानते हो तो 11 को इस तरफ भेजोगे तो P की वैल्यू आएगी -2, जो पॉसिबल नहीं है। क्यों, प्राकृतिक मान चाहिए और यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास क्या है, -2 है ही नहीं। P की वैल्यू आ रही है 9, तो ऑप्शन कौन सा, डी राइट। ठीक है। अगला मान आ रहा है अपने पास एक समांतर माध्यिका बहुलक वाला। सांख्यिकी में आपने देखा कि हमने माध्यिका निकालना काफ़ी बार देख चुके हैं। इस सवाल में पहले हम देखेंगे पदों की संख्या कितनी है, क्योंकि माध्यिका के लिए हमेशा मध्य पद लिया जाता है। आप टोटल मारो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कुल 15 पद हैं। तो 15 प्लस 1/2 मतलब 15 और 1 16/2 मिल रहा है 8, मतलब 8वां पद जो होगा वह क्या होगी, माध्यिका होगी। अब निकालो 8वां पद। कैसे निकालोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या 64 माध्यिका है? अपने ऑप्शन में भी नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आप कहोगे जब मध्य पद लेना था तो 8वां पद तो है 64, लेकिन 64 तो अपने ऑप्शन में ही नहीं है। क्या ऑप्शन गलत है? लेकिन ऑप्शन गलत नहीं है, माध्यिका 64 नहीं होगी। मध्य पद ऐसे नहीं लेना है कि जैसे संख्या दे रखी है उसका मध्य पद ले लो, नहीं।
पहले संख्या को क्या करेंगे, या तो करेंगे आरोही क्रम में सेट, या आप कर सकते हो अवरोही क्रम में सेट। आपको संख्या को या तो करना है बढ़ते क्रम में सेट, या करना है घटते क्रम में सेट। बढ़ते या घटते क्रम में आप सेट कर लोगे, उसके बाद आपको क्या देखना है, मध्य पद देखना है। सीधा मध्य पद नहीं लेना है, क्योंकि अगर सीधा ही आप मध्य पद ले लोगे तो हमारा ऑप्शन मिलेगा 64। यह तो मैं तो कहता हूँ एग्जामिनर को यहाँ पर एक ऑप्शन में 64 देना चाहिए था। अगर एक ऑप्शन 64 का होता तो आप देखते ही 64 टिक कर देते और आधे से ज़्यादा बंदे तो यही आउट हो जाते। इसलिए पहले करना है आरोही क्रम में सेट या अवरोही क्रम में। इससे आपके कोई फर्क नहीं होगा कि आपने आरोही क्रम में सेट किया है या अवरोही क्रम में। आरोही क्रम बढ़ता क्रम होता है, हमेशा याद रखना। स्कूल की लाइन हमेशा बढ़ते क्रम में रहती है, छोटे से बढ़ते क्रम में। स्कूल की लाइन को आरोही क्रम से आप याद रख सकते हो। हम पहले इसको आरोही क्रम में सेट करते हैं। जब आप आरोही क्रम में सेट करोगे तो देखो 12 दो बार मिल रहा है, 1 और 1 दो बार। इसी प्रकार से हमें मिला 21, अगली संख्या है 23, फिर से 23 3 बार मिली, फिर आया 53, फिर 56, उसके बाद 64, 86, 87, उसके बाद 87 और 98। कितने आए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 1 2 3 4 5 6 7 8, आठवां पद कितना, 53। राइट ऑप्शन 53। अब आपको आठवां पद देखना है, मध्य पद। आप पहले ही अगर यह सवाल आपको नहीं पता होता तो भी आप मध्य पद के हिसाब से देखते तो अपने ये दो ऑप्शन तो क्या हो गए, आउट। आउट क्यों हो गए, क्योंकि आपको पता है कि मध्य पद आएगा। सवाल में पद 15 है, मतलब मध्य पद 8वां होगा, तो पॉइंटों में तो कोई मान आएगा नहीं, क्योंकि जब सवाल में सारे मान बिना पॉइंट के हैं तो माध्यिका भी बिना पॉइंट से ही मिलेगी। अगर सवाल में पदों की संख्या सम होती तो हम सोच सकते थे कि 7वां और 8वां पद जोड़ के फिर 2 का भाग देना पड़ेगा, तो हमें पॉइंट वाली संख्या पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत थी। तो ये दो ऑप्शन तो आप पहले से ही डिलीट कर सकते हो। इसके बाद बचते हैं 53 और 54। यहाँ पर आपकी प्रायिकता कितनी हो जाती है, 50% प्रायिकता हो जाती है सही होने के चांसेस। अगर चारों ऑप्शन की बात करें तो आपकी प्रायिकता रहती है 25%, किसी 4 में से 1 का सही होना। लेकिन यहाँ पर तो अपने पास था किसी 2 में से 1 का सही होना, तो यहाँ पर आपके ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं तुक्का भी सही होने के, क्योंकि तुक्के की प्रायिकता 50% चली जाती है, यहाँ 25% ही थी। तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है थोड़ा सा कि जहाँ पर हमें लगे कि 2 ऑप्शन या एक ऑप्शन डिलीट हो रहा है तो पहले आपको उस ऑप्शन को डिलीट कर देना चाहिए। डिलीट होने के बाद सवाल के सही होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और सही होने के चांसेस बढ़ने की वजह से अगर आप तुक्का भी लगाना चाहो तो आप लगा सकते हो। मैं तो कहता हूँ अगर आप 2 ऑप्शन डिलीट कर देते हो, उसके बाद अगर आपको सवाल नहीं आता हो तो हमेशा कोशिश यही रखनी चाहिए कि सवाल को अटेंड कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ी रिस्क तो आपको लेनी पड़ेगी, बगैर रिस्क के मामला नहीं बैठ सकता। तो पहले 2 ऑप्शन डिलीट करने की कोशिश करो। 2 ऑप्शन डिलीट हो जाते हैं तो तीसरे और चौथे 2 ऑप्शन जब बचते हैं आपके पास, उस समय आपको तुक्का लगाने की कोशिश कर लेनी चाहिए। पूर्णतया तो नहीं, लेकिन फिर भी अगर चांसेस लगते हो तो आपको खेल लेनी चाहिए पारी। यहाँ मध्य पद हमें मिल गया 53, ऑप्शन आपके पास आ गया 53। अब देखो एक तार का टुकड़ा है 120 सेंटीमीटर का, और उससे आपने एक वर्ग बनाया है।
ये लो भाई एक तार का टुकड़ा और इससे वर्ग बना दो। एक भुजा कितनी 120 सेंटीमीटर। जब वर्ग की बात करते हैं तो वर्ग की चारों भुजाएं बराबर, चारों भुजाएं बराबर मतलब उसका परिमाप कितना, वर्ग का परिमाप होता है 4 इंटू भुजा। तो 4 इंटू भुजा का मान 120, 12 चौके 48 और एक जीरो सेंटीमीटर। या सेंटीमीटर लगेगा या मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर ही लगेगा भाई, मान सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि परिमाप में एक बार ही भुजा गुणा हुई है। अगर क्षेत्रफल होता तो वर्ग मीटर इकाई लगती, वर्ग इकाई मिलती। और अगर किसी जगह आयतन की बात होती है तो आयतन में हमेशा घन इकाई होती है। तो यहाँ तो सिर्फ इकाई लगेगी तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर ही लगेगा। आगे कह रहा है कि इस इतनी लंबाई का वो तार था, इसी तार से आपने बनाया एक वृत्त, और पूछ रहा है कि इसकी त्रिज्या क्या। इस वृत्त की त्रिज्या आपको निकालनी है। आप सबको पता है कि अगर इसी तार को आपने घुमाया है तो ये चारों तरफ में तार मिल गया, और ये क्या है? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि जब आपको पता होगी तो आप त्रिज्या आराम से निकाल सकते हो। पहले देखो वृत्त की परिधि, परिधि का सवाल जब आपके पास हो तो परिधि हम देखेंगे कि सूत्र क्या होता है, 2πr, और ये किसका है? परिधि का सूत्र है। परिधि आपके पास कितनी है? 480 सेंटीमीटर। क्यों भाई? क्योंकि 480 सेंटीमीटर का एक तार था, इसी को हमने मोड़ कर क्या बनाया? वृत्त। तो वृत्त अगर उसी तार को मोड़ कर बनाया है तो परिधि की लंबाई भी वही होगी। तो यहाँ से 2πr का मान है 480 सेंटीमीटर। यहाँ से पाई की वैल्यू रख देते हैं 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल टू 480 सेंटीमीटर। काटा पीटी करते हैं, 2 से देते हैं भाग, 2 का भाग जाएगा 2 बार, 2 दूनी 4, 8 में गया 4 बार और एक जीरो। अब देखो फिर से 2 से भाग दे दो 11 बार, और यहाँ पर जा रहा है 12 दूनी 24, 120 बार। गुणा करो तो r की वैल्यू आ रही है 7 इंटू 120/11। गुणा कर दो इनको आपस में फिर से। जब आप इनको गुणा करते हो तो हमें मिलता है 7 इंटू 120/11 सेंटीमीटर। यह मिलती है आपको आर का मान। कट नहीं रहा है, सवाल में मिस्टेक है, यहाँ पर है 120 पाई। जब मैंने इसके सवाल के ऑप्शन देखे तो ऑप्शन देखने के बाद मुझे पता चला कि यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो रखी थी। तो ये है 120 पाई सेंटीमीटर। 120 पाई सेंटीमीटर है तो यहाँ पर जो इसका परिमाप मिलेगा वह भी होगा 148 पाई। वृत्त की परिधि भी कितनी होगी? 480 पाई। अब देखो ये कैलकुलेशन आप नहीं करोगे तो 2πr, ये है 480 पाई। पाई से पाई कैंसल, r का मान 480/2 मिलेगा 240 सेंटीमीटर। अगर यहाँ पर पाई होगा तो आंसर होगा 240 सेंटीमीटर। अगर पाई नहीं होगा तो आंसर होगा 7 इंटू 120/11। हम इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। 0, 7 दूनी 14, हाथ की 1, 7 और 1 8/11। यहाँ देंगे तो 7 बार, 11 7 77, 7 बच गए फिर से 70, तो 11 छके 66 पॉइंट बचा कितना? 4 जीरो, 11 दिया 33, फिर से बच गए 7 जीरो, 11 छके 66। तो आपको त्रिज्या मिलेगी
76.36 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर पाई होगा तो आंसर 240, अगर पाई नहीं होगा तो आंसर 76.36 76.36। आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दो। मैंने शुरू किया है एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर सवाल का सोल्व करवाना। इसके साथ में आपको एसईसी, इसके साथ ही और कोई एग्जाम होंगे उनके पेपर, इस चैनल पर हम प्रीवियस ईयर के सवाल और उसके साथ गणित की कुछ मज़ेदार ट्रिक्स, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को जोड़ दो अपने चैनल पर और अपने चैनल को इतने लोगों तक पहुंचा दो कि उनका भी भला हो सके।